सम्मानित साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। अखिल भारतीय अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी कल्याण एसोसिएशन आवाज के लखनऊ मंडल इकाई के तत्वावधान में लखनऊ में राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन किया गया 14 जनवरी 2024 को। इस सेमिनार में मुख्य अतिथि के रूप में अपनी गरिमामय उपस्थिति देने पहुंचे परम आदरणीय संदीप कुमार जी, IRS मुख्य आयकर आयुक्त बरेली। आपका जोरदार स्वागत यहां पर मेन गेट पर किया गया और सम्मान के साथ कार्यक्रम स्थल ले जाया गया। सम्मानित साथियों, यहाँ पर मौजूद है मिशन नायक बुद्ध मित्र मुसाफिर सर, राष्ट्रीय महासचिव आवाज का एवं लखनऊ मंडल की पूरी इकाई यहाँ पर किस तरह से उनका शानदार स्वागत करते हुए कार्यक्रम सभागार में ले जाया जा रहा है। आप ये दृश्य देख पा रहे हैं। सम्मानित साथियों, वीडियो को अंत तक वॉच कीजिएगा। हम कुछ ही क्षणों में आदरणीय संदीप कुमार सर जी का, जो कि IRS मुख्य आयकर आयुक्त बरेली हैं, आपका क्रांतिकारी संबोधन हम आपको सुनाएंगे। लेकिन उससे पहले आप देखिए किस तरह से शानदार स्वागत यहाँ पर किया जा रहा है। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, ताकत बुद्ध की करुणा हो, करुणा हो, करुणा हो। बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे। भारतीय समाज जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारे मुख्य अतिथि जी का आगमन हो चुका है। हम उनसे अनुरोध करेंगे कि अपने महापुरुषों के चरणों में स्वर अर्पित करें और जो भी साथी पीछे खड़े हुए हैं हाल से बाहर। सम्मानित साथियों, आप देख रहे हैं सर्वप्रथम आदरणीय मुख्य अतिथि संदीप कुमार जी ने यहाँ पर तथागत बुद्ध बाबा साहब तथा मान्यवर साहब के चरणों में श्रद्धा का सुमन अर्पित किया और उसके बाद जोरदार सम्मान मंच पर यहाँ पर लखनऊ मंडल इकाई की तरफ से किया गया, सम्मानित पदाधिकारियों के द्वारा किया गया। इस कार्यक्रम का खूबसूरत संचालन किया परम आदरणीय अमरलाल गौतम जी, जो कि राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं आवाज का नई दिल्ली में। और लखनऊ के इस कार्यक्रम सेमिनार के आप सूत्रधार भी हैं। आदरणीय अमरलाल गौतम जी के नेतृत्व में यहाँ पर शानदार कार्यक्रम का आयोजन किया गया। अब मुख्य अतिथि क्रांतिकारी संबोधन देने जा रहे हैं। आपसे हमारा अनुरोध है कि धैर्य के साथ उनके क्रांतिकारी संबोधन को जरूर सुनिएगा। विषय है आरक्षण, प्रतिनिधित्व एवं उसका संरक्षण तथा हम सबका दायित्व। दोस्तों, आरक्षण बचाओ, इस विषय पर सोचने समझने या बोलने की जरूरत क्यों पड़ गई? आखिर क्या वो परिस्थितियां आ गई हैं कि जो संविधान ने या कानून ने हमको जो आरक्षण रूपी जो अधिकार दिए हैं, जो हमें सुविधाएं दी हैं, उसको भी हम नहीं बचा पा रहे, उसको भी पूरा नहीं कर पा रहे हैं। न हमारे समाज, न हमारी शासन सत्ता, न सरकार वो अधिकार भी हमको जो थोड़ा बहुत मिला है वो दे पा रही है। इसके बारे में सोचने समझने की जरूरत है और सोचने समझने के पहले थोड़ा सा इतिहास में जाने की ज़रूरत है, उस बैकग्राउंड को देखने की ज़रूरत है कि ये परिस्थितियाँ क्यों पैदा हुई। इतिहास जानना इसलिए भी ज़रूरी है कि बिना इतिहास को जाने न तो हम आज अपने वर्तमान को सुधार सकते हैं और न ही भविष्य को में कोई उन्नति कर सकते हैं। बाबा साहब ने खुद कहा था कि those who don't know history they cannot make history। तो इतिहास जानते नहीं, वो इतिहास बना भी नहीं सकते। इसलिए इतिहास को जानना जरूरी है कि क्या हुआ था और किस परिप्रेक्ष्य में आरक्षण दिया गया था और किस तरह उसको पूरा नहीं किया जाता। बात अगर, हालांकि आप सारे लोग जानते हैं इन सब बातों को, वर्ण व्यवस्था के बारे में और उसके तहत होने वाले पूरी व्यवस्था को, लेकिन मैं उसके पहले मैं बार बार कहता हूँ कि आरक्षण दो तरह का होता है, बल्कि दो तरह का है, एक विजिबल और एक इनविजिबल। एक जो हमें दिखता है आरक्षण, जो संविधान ने दिया है, कानून ने दिया है, सरकार ने दिया है। एक दूसरा आरक्षण है जो समाज के जो नॉर्म्स हैं, समाज के नियम कानून हैं, वर्ण व्यवस्था के नियम कानून जो बनाए गए हैं उसके द्वारा जो संचालित हैं और सही मायनों में देखें
तो समाज के द्वारा दिया गया जो आरक्षण है, जो समर्थों का आरक्षण है, ताकतवर लोगों का आरक्षण है, जो समाज को चलाने वाले लोगों ने जो आरक्षण दे रखा है या एकाधिकार कर रखा है, वो समाज में ज़्यादा प्रभावी है, न कि संविधान का दिया हुआ आरक्षण जो हमें मिला हुआ है। अगर हम इतिहास में जाए पुरानी व्यवस्था में, तो देखिए वर्ण व्यवस्था के हिसाब से ब्राह्मण जो है सबसे ऊपर था, सबसे ऊपर के दर्जे में था। इन चीज़ों पर उसका एकाधिकार था, एक तरह से उसने रिजर्व कर रखा था, या कहिए कि कब्जा कर रखा था उन व्यवस्थाओं को। धार्मिक क्षेत्र में जितने भी धर्म से संबंधित जो भी कार्यकलाप थे, सबके ऊपर उसका एकाधिकार था, कोई उसमें एंट्री दूसरा नहीं कर सकता था। इंसान के पैदा होने के पहले से लेकर और उसके मरने के बाद तक हर क्रियाकलाप, हर एक्टिविटी उसकी जो है ब्राह्मणों के बनाए हुए नियम कानूनों से संचालित होती है। उन धार्मिक बंधनों से या जो उन्होंने नियम कानून तय कर रखे थे, गर्भाधान संस्कार से लेके और उसके बाद जो है हर महीने होने वाले, हर साल होने वाले मोक्ष वाला जो रिचुअल होता है, मतलब पूरी जिंदगी जो है हर कदम कदम पर जो है उसके लिए रिचुअल्स बनाए गए और कंट्रोल किया गया इंसान की जिंदगी को। शिक्षा के क्षेत्र में देखें, ज्ञान और शिक्षा पूरा एकाधिकार था उनका। वही दूसरे को शिक्षा दे सकते थे, जिसको चाहते थे उसको देते थे, जिसको चाहते नहीं देते थे। एकलव्य कितना भी काबिल क्यों न हो जाए, लेकिन द्रोणाचार्य उसका अंगूठा कटवा देते हैं, क्योंकि उनको अपने अर्जुन को बढ़ाना होता है। शिक्षा उनके कंट्रोल में थी, जिसको चाहते थे उसको बढ़ाते थे, जिसको चाहते थे पीछे हटा देते थे। इसके अलावा सत्ता का सुख भी उनके पास था। राजाओं के मंत्री हुआ करते थे, उनके पुरोहित होते थे, और उस नाते जो है सत्ता का सारा वो सुख का उपभोग भी करते थे। ये सारे रिजर्वेशन थे उस जमाने के, रिजर्वेशन थे, एकाधिकार थे, और ये 100% का आरक्षण था, रिजर्वेशन था, किसी दूसरे की कोई एंट्री नहीं थी इसके अंदर। उसके बाद अगर हम क्षत्रियों की बात करें, तो सत्ता का जो रिजर्वेशन उन्होंने हथियार रखा था। अगर राज चलाना है तो क्षत्रिय राज चलाएगा, दूसरा कोई नहीं चला सकता। इतिहास गवाह है कि विदेशी आक्रांता जितने आए, विदेशी आक्रमणकारी, किसी के सामने भारतीय एक वॉर नहीं जीत पाए। चाहे अलेक्जेंडर हो, अलेक्जेंडर से लेकर अंग्रेजों तक सारे वॉर, सारे युद्ध हारते गए। 2-4 बैटल्स, छोटे मोटे बैटल्स की बात छोड़ दें, लेकिन उसके बावजूद सत्ता पर उन्हीं को रहना है, सत्ता का सुख उन्हीं को भोगना है, जो क्षत्रिय पैदा हुआ हो, दूसरा कोई उस पर एंट्री नहीं कर सकता। यही बात जो है वैश्यों के साथ भी लागू होती थी। धन पर, संपत्ति पर, समाज के जितने संसाधन थे उनका एक अधिकार था, उन्होंने अपने लिए रिजर्व कर रखा था, दूसरा कोई उसमें एंट्री नहीं कर सकता था। बाकी बचे शूद्र, उनके लिए क्या अधिकार दिया गया? सेवा और श्रम, समाज की सेवा, हर वर्ग की सेवा करना उनके जिम्मे छोड़ा गया। और जितनी सेवाएं, तकनीकी सेवाएं हों, चाहे शारीरिक श्रम हो, या जितने मीडियम जॉब्स हों, जितने खराब और गंदे कार्य हो सकते हैं, सब उनके लिए रिजर्व कर दिए गए थे। और ना तो संपत्ति पे कोई अधिकार उनका, ना शिक्षा पर अधिकार, ना अच्छा खाने पर, और न कपड़ों पर। फटे हुए कपड़े पहनेंगे, झूठा भोजन करेंगे, और कोई शिक्षा प्राप्त नहीं करेंगे। ये उस जमाने के रिजर्वेशन थे, आरक्षण थे, जो समाज के द्वारा दिए गए थे, और उन पर जो है इन जातियों का एक अधिकार बना हुआ था। साथियों, उसके बाद जब बाबा साहब आए, संविधान बना, तो
इन असाधारण परिस्थितियों में असाधारण प्रयोजन किए गए ढेर सारे जो है प्रावधान लाए गए संविधान में भेदभाव को खत्म करने के लिए, और साथ ही आरक्षण का प्रावधान भी किया गया। लेकिन साथियों, क्या संविधान के आने के बाद या तमाम नियम कानून बनने के बाद क्या समाज बदला है? समाज में जो कानून सम्मत जो परिवर्तन आने चाहिए, क्या वो आए हैं? जो आरक्षण का अधिकार संविधान ने दिया, क्या वो मिले हैं? मुझे तो लगता है कि संविधान के अनुसार केवल सत्ता बदली है। सत्ता में उन प्रावधानों का पालन होता है, लेकिन समाज अभी जस का तस है। समाज अभी भी उसी वर्ण व्यवस्था में बटा, उसी तरह का आपस में जो है भेदभाव है, उसी तरह का डिस्क्रिमिनेशन है। और आप रोज अखबारों में और न्यूज़ में तमाम ये सब बातें सुनते हैं, और उसको आप एक्सपीरियंस भी करते हो कि जाति व्यवस्था या वर्ण व्यवस्था किसी तरह से किसी मायने में कम नहीं हुई, उसकी इंटेंसिटी कम नहीं हुई है। और अभी भी समाज उसी पुरानी व्यवस्था में चल रहा है। ठीक है, थोड़ा बहुत संविधान सम्मत आरक्षण के नाम पर कुछ उनको जो दिया गया वो केवल पीनट्स है, बहुत छोटी चीज़ है। जो हमारा अधिकार बनता है एक लार्जर पर्सपेक्टिव में, क्योंकि सारा श्रम हम करते हैं, सारी सेवाएं करते हैं, समाज को चलाने के लिए जितने भी कारक हैं वो हम प्रदान करते हैं। लेकिन उसके बदले में जो हमारा अधिकार है रिसोर्सेज में, सत्ता में और राजनीति में, वो हमको बिल्कुल नहीं मिलता, केवल पीनट्स की मात्रा में मिलता है। कुछ आंकड़े मैंने देखे थे साथियों कि संविधान के बाद और अब तक जो हमें अधिकार दिए गए, जो रिजर्वेशन दिया गया, उसमें क्या हुआ है, मतलब क्या जो प्रावधान किए गए पूरी तरह से पालन हुए भी। सबसे पहले मैं अगर एजुकेशन के क्षेत्र को लेता हूँ, जिस पर ब्राह्मणों का एक अधिकार हुआ करता था, और लगता है कि अभी भी उन्हीं का ही अधिकार है। मैं एक दो एग्जाम्पल्स केवल देना चाहूँगा, आप समझ जाएंगे कि पूरी समाज की परिस्थिति क्या है। देश में 45 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं, 45 वाइस चांसलर्स हैं, और उसमें SC और ST के कितने हैं आप अंदाज लगाइए। एक है SC का और एक ST का, आउट ऑफ 45 केवल एक। जो प्रोफेसर्स हैं इन सब यूनिवर्सिटीज में टोटल 1341 हैं, और उनमें से 1163 जो है जनरल के हैं। SC के प्रोफेसर केवल 96, 1341 के अगेंस्ट केवल 96, और ST के 22 हैं केवल। OBC की हालत भी कोई बहुत अच्छी नहीं है, 60 जो हैं 60 प्रोफेसर जो है OBC के हैं। और अगर टीचिंग पोस्ट की बात करें जो SC ST OBC के लिए बनाई गई हैं, टोटल 7043 पोस्ट हैं, और उसमें से 3007 को खाली छोड़ दिया गया है, उनको भरा नहीं जाता है, 42%। सोचिए कि शिक्षा के क्षेत्र में जबकि मैं ये केवल केंद्रीय विश्वविद्यालयों की बात कर रहा हूँ, स्टेट की जो यूनिवर्सिटीज हैं, राज्य के जो दूसरे विश्वविद्यालय हैं, उनकी हालत तो और भी खराब है। हम अंदाज लगा दीजिए कि क्या होगा। हम अगर IIM और IITs की बात करें, जो हमारे टॉप के देश के इंस्टीट्यूट्स हैं, बड़ा नाम है उनका, बोला जाता है कि सारी दुनिया के यूनिवर्सिटीज को टक्कर देते हैं, वहाँ पर क्या हालत है। 20 IIM हैं, टॉप के जो 20 IIM हैं, उसमें 12 में जो है SC ST का एक भी फैकल्टी मेंबर नहीं, एक भी, 0। बाकी जितने बचे हैं उनमें केवल 11 हैं।
और 23 IIT हैं, इसमें फैकल्टी जो है 6043 है, 6043, और उसमें SC की केवल 149, 149 फैकल्टी हैं, ST की 21 है। ये तो शिक्षा के क्षेत्र में हमारा प्रतिनिधित्व है और हमारे अधिकार हैं जो संविधान ने दिए हैं कि 15% और 7.5% कम से कम होने चाहिए, और मुश्किल से 2% का भी जो है 2% की केवल जगह दी गई है, बाकी जगह जो है दूसरों को। ये आजाद भारत का ये हाल है 70 वर्षों की उपलब्धियों के। और उससे भी खराब हालत ये है कि हमारे बच्चे जब वहाँ IIM और IIT में पढ़ने जाते हैं, अपनी मेहनत से एग्ज़ाम पास करते हैं, किस तरह के बैकग्राउंड से आते हैं, और जब वहाँ एडमिशन लेते हैं तो उनके साथ कितना डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है, उनके साथ कितना अन्याय किया जाता है। भारत सरकार के खुद के आंकड़े बताते हैं कि पिछले 5 सालों में 2018 से 2023 तक 5 सालों में 13,600 विद्यार्थी IIT और IIM से अपना कोर्स पूरा नहीं कर पाए और उनको मजबूरी में छोड़ना पड़ा, क्योंकि उनको इतना हैरेस किया गया और उनको इतना डिस्क्रिमिनेट किया गया कि मजबूरी में वो जो है कोर्स पूरा नहीं किया और छोड़ा। मैंने जिक्र किया था कि हमारे यहाँ एकलव्यों की कमी नहीं है, बहुत सारे काबिल बच्चे मिलेंगे, लेकिन द्रोणाचार्य की मानसिकता है, उसको कैसे दूर करेंगे? कितना भी काबिल हो जाए, लेकिन उनको जो वहाँ से मजबूर कर दिया जाएगा कि अपना वो आगे न बढ़ने पाए कोर्स करना। ये केवल IIT और IIM की बात कर रहा हूँ मैं, जो हमारे टॉप के देश के टॉप के एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं। बाकी कॉलेजेस और स्कूलों में क्या हालात होंगे आप अंदाज लगा सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं। प्रशासन की बात करें हम, अभी कुछ दिन पहले जो है काफ़ी इस पर न्यूज़ भी बनी थी, अखबारों में भी आया था और TV की न्यूज़ में भी था कि सत्ता में जो है सेक्रेटरी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सेक्रेटरी लेवल की 82 पोस्ट हैं टोटल। उसमें SC और ST के कितने हैं? 1 SC का और 2 ST के, केवल 2 आउट ऑफ 82। ये तो टॉप जो नीति का निर्धारण करते हैं, जो शासन चलाते हैं, जो नीचे निर्देश देते हैं, देश को चलाते हैं, वहाँ पर आपका क्या प्रतिनिधित्व है ये बताते हैं। न्यायिक, हमारी न्यायिक प्रणाली जुडिशियल सिस्टम है जो न्याय देते हैं, किसके ऊपर अन्याय हो रहा है, किसके ऊपर अत्याचार हो रहा है, वो उनको उसको डिसाइड करने का, उनको न्याय देने का और सजा देने का जो काम करते हैं, उनमें हमारे क्या। अभी कुछ दिन पहले लॉ मिनिस्ट्री ने एक आंकड़ा दिया था कि 2018 से 2023 के बीच में 5 सालों में जो हाई कोर्ट के जज अपॉइंट हुए टोटल 492 अपॉइंट हुए थे, और उसमें से SC के केवल 23 जज 23 केवल 23 जज अपॉइंट हुए और ST के 10 जज। सोचिए 492 में 23 और 10 और OBC के 36 केवल। सुप्रीम कोर्ट में सोचिए, सुप्रीम कोर्ट हमारा सबसे बड़ा कोर्ट है देश का, जो है जो कानूनों को सेटल करता है, व्याख्या करता है संविधान की, और नीचे के सारी न्यायिक प्रणाली को व्यवस्थित करता है। 1947 से लेकर आज की डेट तक केवल 4 जज हुए जो SC के, केवल 4, 1947 से लेकर अब तक। उसमें से जस्टिस बालाकृष्णन भी थे, उसके बाद में प्रेसिडेंट बने। तो चाहे
एजुकेशन हो, चाहे प्रशासन हो, चाहे जुडिशियल सिस्टम हो, जुडिशरी हो, हर जगह आपका क्या प्रतिनिधित्व है और वो प्रतिनिधित्व जो हमें संविधान सम्मत है, जो दिया गया है, वो पूरा हो पा रहा है, ये आंकड़े जो है बिल्कुल साफ साफ बता देते हैं। इतना ही नहीं, बिजनेस के क्षेत्र में आगे जो किसी ज़माने में वर्ण व्यवस्था के हिसाब से वैश्यों का एक अधिकार था और अभी भी उन्हीं का एक अधिकार है। रिसर्च बताती है, लोगों ने जो आंकड़े इकट्ठे किए वो बताते हैं कि जो देश की जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, प्राइवेट कंपनियां, उसमें जो बोर्ड मेंबर्स हैं, जो पूरा बिजनेस चलाते हैं, पूरा देश के आर्थिक व्यवस्था में जिनके कंधों पे है, पूरा सिस्टम चलाते हैं, उसमें 93% जो हैं उच्च वर्ण के लोग हैं, केवल 7% में आपके SC ST 7%। तो संविधान लागू करने के बाद भी हालात कोई ज़्यादा बदले नहीं है। सामाजिक व्यवस्था अभी भी इसी तरह चल रही है और बाकी व्यवस्थाओं में आपने देख लिया कि किस तरह के हालात हैं और उसको और कमतर करने की, कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। रिजर्व सीटें खाली छोड़ दी जाती हैं, नॉट सुटेबल कैंडिडेट्स करके उनको भरा नहीं जाता है। कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम लाके रिजर्वेशन को खत्म किया जा रहा है और जहाँ पे लोगों को रिजर्वेशन का लाभ मिल भी रहा है, वहाँ पे इस तरह का सिस्टम लाया गया है कि हमेशा जो है आपके SC ST के लोग जो हैं नीचे ही प्लेस होते रहे। हमारे आप लोग जितने भी सरकारी डिपार्टमेंट में हैं वो जानते हैं और उसका एक्सपीरियंस भी करते होंगे कि जब एग्ज़ाम होता है और उसके बाद जो एग्जामिनेशन के बाद जो मेरिट बनती है, स्वाभाविक है कि कम नंबर होने की वजह से सबसे नीचे रहते हैं हम लोग, लेकिन वो नीचे रहना पूरे कैरियर भर के लिए स्थान निर्धारित कर दिया जाता है। आप कितना भी अच्छा काम करें, कितनी भी मेहनत करें, लेकिन आपकी जो पोजीशन नीचे की बना दी गई है वो पोजीशन कभी ऊपर नहीं जाती। वो जो रैंकिंग सिस्टम कर दिया गया, जो ग्रेडेशन सिस्टम में आप तो नीचे हैं तो नीचे ही बने रहेंगे। अगर प्रमोशन की बात है या कोई दूसरे बेनिफिट्स लेने की बात है तो आपका नंबर बाहर में ही आएगा। आप कितने भी मेहनती हो, कितने भी सक्सेसफुल हो, कितने भी काबिल हो। और हम लोग अपने डिपार्टमेंट में भी देखते हैं कि हम जो एक बार जनरेशन लिस्ट बन गई हो, जिंदगी भर वही पूरे जब तक रिटायर नहीं हो जाते तब तक वही बनी रहती है। एक तरह का ये भी कास्ट सिस्टम है कि एक बार आपकी रैंकिंग डिसाइड कर दी गई है एंट्री के टाइम पर, वो एग्जिट के टाइम रिटायर होने तक वही रहेगी, वो कभी बदलेगी नहीं। आप कितना भी मेहनत कर लें, कितने भी काबिल हो जाए। हमारे ढेर सारे साथी इस चीज़ का एक्सपीरियंस भी करते हों। तो साथियों, बीच बीच में कई बार जब बात की जाती है कि हमारे लोग जो हैं काबिल नहीं हैं, सक्षम नहीं है, इसलिए उनको ऊपर नहीं लाया जाता है और वो ऊपर अपने से मेहनत के बल पे नहीं बढ़ पाते, केवल उनको रिजर्वेशन की बैसाखी चाहिए, उसका सहारा चाहिए। उसके बिना वो उन्हीं नीचे की जैसे पुराने समय में हुआ करता था उसी तरह नीचे की स्थिति के ही काबिल है। दोस्तों, एक UGC के चेयरमैन हैं सुखदेव थोराट, जो है काफ़ी नामी जो है एजुकेशनिस्ट हैं और ढेर सारी किताबें लिखी हैं। उन्होंने एक और रिसर्च स्कॉलर एटवेल, थोराट एंड एटवेल करके एक रिसर्च किया था। उन्होंने करीब जो कंपनियों में तमाम वैकेंसीज निकलती रहती हैं, प्राइवेट सेक्टर में कंपनियां जो होती हैं तमाम वैकेंसीज निकलती रहती, तो उसके अगेंस्ट उन्होंने कुछ वॉलंटियर्स तैयार किए और एक प्रयोग किया
कि 5000 एप्लीकेशंस जो हैं आइडेंटिकल एप्लीकेशंस सेम मेरिट की, सेम क्वालिफिकेशन की और सेम एक्सपीरियंस की उन कंपनियों में भेजा। कुछ में उन्होंने जो है इस तरह के सरनेम रखे SC/ST वाले, जो कि आप लोग जानते हैं कि सरनेम से तो आइडेंटिटी जो है हमारे समाज में सरनेम से ही आइडेंटिटी किसी की पहचानी जाती है। और SC/ST के सरनेम के साथ भेजा कुछ लोगों का, और कुछ एप्लीकेशन जो है जनरल के सरनेम के साथ भेजी। और आप विश्वास नहीं करेंगे कि जो जनरल के सरनेम वाली जो एप्लीकेशंस थी उसमें से मोस्टली के जवाब आए, उनको बुलाया गया इंटरव्यू के लिए और जॉब के लिए। और जो SC/ST के सरनेम वाली वैकेंसीज थी, जो एप्लीकेशंस थी, उन कैंडिडेट्स को बुलावा तक नहीं आया, 2-4 को 10 को छोड़ दे, इनकी मेरिट काफ़ी अच्छी बताई गई थी। तो यहाँ पर इतना प्रेजुडिस है कि केवल सरनेम की वजह से ही काबिलियत को डिटरमिन कर दिया जाता है, और आप सोचते हैं कि फेयर आपके साथ फेयर ट्रीटमेंट होगा, जस्टिस होगा, तो भूल जाइए इस चीज़ को। और साथियों, ये सब असाधारण परिस्थितियां हैं, इस तरह की सिचुएशन है आज के डेट में भी। आज़ादी के इतने सालों के बाद, इतना संघर्ष करने के बाद भी ये परिस्थितियां हैं, और इनको बदलने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, कितना संघर्ष करना पड़ेगा, और आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं। छोटे मोटे आंदोलनों, छोटी मोटी सभाओं से या थोड़े मोटे प्रयासों से शायद कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जब तक सबको मिल के संघर्ष नहीं करना, इकट्ठे होकर संघर्ष नहीं करेंगे और इसके लिए लड़ाई नहीं लड़ेंगे कि कम से कम जो संविधान के द्वारा दिया गया जो हमें अधिकार है, जो बेनिफिट्स हैं, कम से कम वही मिल जाए। बाकी लार्जर पर्सपेक्टिव में तो बहुत दूर की बात है। मुझे खुशी है कि आपका जो ये संविधान, आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है, इन सब चीज़ों में लगा हुआ है और इतना मेहनत करके इतने आंदोलन कर रहे हैं। मैं तो केवल दूसरी बार आ रहा हूँ यहाँ पर, जो है देख के ये प्रयास बहुत ही प्रशंसनीय है आप लोगों का, कि जो आप जन जागरण फैला रहे हैं और लोगों को संदेश दे रहे हैं, और इसके लिए तैयार कर रहे हैं कि आगे की लड़ाई कैसे लड़ी जाए और अपने अधिकारों को कैसे हासिल किया जाए। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन चलाने के लिए आपका संगठन जरूरी है, और ट्रेनिंग जरूरी है, ज्ञान जरूरी है, उसके बारे में जानकारी जरूरी है। लेकिन एक थोड़ा सा मैं एक सजेशन जरूर देना चाहूँगा, उसको और ज़्यादा इफेक्टिव और मजबूत बनाने के लिए, कि आप लोग इतने आंदोलन करते, इतने कॉन्फ्रेंस करते हैं, इतने सभाएँ करते हैं, आंदोलन करते हैं, और एक चीज़ और डेवलप करिए उसकी ऑडिटिंग करने के लिए, कि आपकी जो है प्रांत लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो आपके ब्रांचेज हैं, क्वार्टरली या 6 मंथली या जो भी टाइम फिक्स करें, आप सबसे आप जो है उनसे फीडबैक ज़रूर लें और उनको अकाउंटेबल बनाएं, कि बताएं कि पिछले 6 महीने में आपने क्या किया। ये उनकी जिम्मेदारी है, और एक अकाउंटेबिलिटी की फीलिंग डेवलप होगी और कुछ करने के लिए प्रेरित होंगे, कि अब पिछले 6 महीने जब हमसे पूछा जाएगा कि पिछले 6 महीने में हमने क्या किया, तो अगली बार हम कुछ करके जाएंगे उस दिशा में। केवल इस तरह के सेमिनार्स और भाषण और अरेंजमेंट से केवल संतुष्ट होने वाली बात नहीं है, कुछ ठोस तरीके से कुछ करने की जरूरत है। और जब तक अकाउंटेबिलिटी नहीं फिक्स होती, कोई चीज़ ठोस तरीके से होती है। तो मैं सजेशन देना चाहूँगा मुसाफिर जी को कि एक इस तरह का सिस्टम जरूर डेवलप करें, क्वार्टर या 6 मंथ की ऑडिट करें, किस आपकी ब्रांच में क्या किया, और उसकी रिपोर्ट जरूर उनको दें और पब्लिक सबके सामने दें, अकेले में दें। तो एक प्रेरणा भी मिलती है उनको कि हम कुछ करके दिखाएंगे अपने लोगों के सामने, और एक हमारा आंदोलन, हमारा मिशन जो है
सही डायरेक्शन में जाएगा। अपने अधिकारियों की लड़ाई हम ज़्यादा अच्छे तरीके से लड़ पाएंगे और उसके अच्छे नतीजे भी हैं। और ये सब हमें खुद करना पड़ेगा साथियों, क्योंकि अंग्रेजी में कहावत है कि टिल द लायंस लर्न टू राइड ऑल द स्टोरी विल ग्लोरीफाई गॉड। कि शेर जब तक लिखना नहीं सीखते, लिखना नहीं जानते, सारी कहानियाँ जो है शिकारियों को ग्लोरीफाई करती हैं। तो वो हमें लिखना और करना सीखना पड़ेगा, नहीं तो दूसरे लोग भी हमारा भविष्य तय करते रहेंगे, हमें नियंत्रित करते रहेंगे और हम केवल तो शेर बनिए और अपनी कहानी को लिखना सीखिए।